कल हमने पढ़ा था गति का दूसरा नियम और उसका रिजल्ट निकला था। गति का दूसरे नियम का मैथमेटिकल अप्रोच था एफ एक्सटर्नल बराबर के डीपी बाई डी टी। एफ एक्सटर्नल बराबर में के डीपी बाई डी टी था। मान लीजिए के की वैल्यू 1, के की वैल्यू 1 मान ली। यहां पर रखेंगे तो एफ एक्सटर्नल बराबर में डीपी बाई डी टी। ये कल किया था। अगर इसको अक्षों के रूप में डिफाइन करें, एक्स एक्स वाई एक्स और जेड एक्स, एक्स एक्स में फोर्स निकालना है तो एफ एक्सटर्नल एक्स कंपोनेंट बराबर में संवेग का भी एक्स कंपोनेंट, क्योंकि संवेग सदिश राशि है, एक्स एक्स वाई एक्स और जेड एक्स में तोड़ सकते हैं। टाइम के एक्स नहीं लगाना क्योंकि वो टाइम एक अदिश राशि है। ऐसे ही वाई एक्स की बात करें तो एफ एक्सटर्नल वाई बराबर डी पी वाई बाई डी टी। ऐसे ही जेड एक्स की बात करें तो जेड एक्स के अंदर क्या आएगा, एफ एक्सटर्नल जेड बराबर डी पी जेड बाई डी टी। कंपोनेंट के रूप में डिफाइन कर सकते हैं। ये एक्स एक्स का हो गया, ये वाई का हो गया, ये जेड का हो गया। इस इक्वेशन का रिजल्ट निकाला था एफ बराबर में एम ए। एफ बराबर में एम ए। ये था एफ एक्सटर्नल बराबर डीपी बाई डी टी। इसका जो रिजल्ट आया था क्या आया था, एफ बराबर में एम ए। सबसे पहले यहां से कुछ परिभाषाएं देनी पड़ेगी। मैं आपको बता दूं कि बल के मात्रक क्या क्या है, तीनों पद्धतियों के अंदर बता रहा हूं। बल का मात्रक सबसे पहले मैं एस आई की बात करता हूं। एस आई पद्धति में न्यूटन, बल का एस आई पद्धति में न्यूटन। एम के एस पद्धति याद रखना, एम के एस एक छोटा रूप है और एस आई क्या है, एक बड़ा रूप। मतलब ये वाला तो है बड़ा बैंक है और ये मान लो उसका एक मिनी बैंक है, होता है ना बार वाली साइड में एक मिनी बैंक। तो ये एम के एस है, वो मिनी बैंक है, तो मात्रक तो ये का यही रहेगा रे, न्यूटन का न्यूटन। सीजीएस वगैरह थोड़ा सा अलग होगा पैटर्न। ध्यान से सुनिए, तीन प्रकार के सिस्टम है, एक एम के एस, सीजीएस और तीसरा
एफपीएस। बल का मैंने ऐसा ही बता दिया, न्यूटन है। एमकेएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है ना, के फॉर किलोग्राम। त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर बटा सेकंड स्क्वायर। सीजीएस में बात करें तो किलोग्राम को ग्राम लिख सकते हैं, मीटर को सेंटीमीटर लिख सकते हैं, और सेकंड स्क्वायर। और एफपीएस में ग्राम या किलोग्राम को पाउंड में व्यक्त करते हैं, और मीटर सेंटीमीटर तो एफपीएस में आता है फुट बटा में सेकंड, तीनों में सेम ही रहेगा। इस क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, न्यूटन। इसका एक शॉर्ट फॉर्म न्यूटन। और इस क्वांटिटी को बोलते हैं डाइन। और ये है पाउंडल। पाउंडल। ठीक है। अब अपने को एक न्यूटन की परिभाषा देनी है, एक डाइन की परिभाषा देनी है, और एक पाउंडल की परिभाषा देनी है। ध्यान से देखिए, न्यूटन क्या भाई, किलोग्राम मीटर बटा सेकंड स्क्वायर है। एक न्यूटन की परिभाषा पहले फॉर्मूले से डिफाइन करेंगे, फिर लिखेंगे। एफ बराबर में एम में था, और मैंने बल का मात्रक तो न्यूटन समझा, और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम समझा, और त्वरण का मात्रक मीटर बटा सेकंड स्क्वायर समझा। ठीक है। मान लीजिए, आप सपोज कीजिए कि कोई वस्तु 1 किलो की है, कोई वस्तु 1 किलो की है, और उसको 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण दिया जाता है। त्वरण ही है ये तो ए, और द्रव्यमान क्या है, 1 किलो। यानी कोई वस्तु 1 किलो की है और उसको त्वरण 1 मीटर प्रति सेकंड दिया जाए, तो लगने वाला बल कितना होगा, 1 न्यूटन होगा। ठीक है। तो मैं इसकी डेफिनेशन अगर लिखूं तो कैसे लिखूं भाई, यदि किसी यदि किसी 1 किलोग्राम वाली वस्तु को 1 किलोग्राम वाली वस्तु को 1 मीटर बटा सेकंड स्क्वायर का त्वरण दिया जाए, तो लगने वाला बल क्या होगा, 1 न्यूटन होगा।
ऐसे ही अगर मैं एक डाइन की परिभाषा दूं, एक डाइन की अगर परिभाषा दूं, F बराबर में अपने पास में फॉर्मूला क्या है? F बराबर में m इंटू ए होता है। मैं बल को डाइन मान रहा हूं, द्रव्यमान को सीधी स्थिति में क्या मानते हैं? ग्राम। और त्वरण को क्या मान रहे हो? सेंटीमीटर बटा सेकंड स्क्वायर। तीनों को एक एक मान लो। यदि किसी 1 ग्राम वाली वस्तु को 1 सेंटीमीटर बटा सेकंड स्क्वायर का त्वरण दिया जाए तो लगने वाला बल कितना होगा? 1 डाइन होगा। यदि किसी वस्तु को, यदि किसी 1 ग्राम वाली वस्तु को, यदि किसी 1 ग्राम वाली वस्तु को 1 सेंटीमीटर बटा सेकंड स्क्वायर का त्वरण दिया जाए तो लगने वाला बल, तो लगने वाला बल 1 डाइन होगा। सिंपल सी बात है। परिभाषा है ना, फॉर्मूले से बना सकते हैं। तीसरी परिभाषा क्या है? एक पाउंडल की परिभाषा। एक पाउंडल की परिभाषा, फॉर्मूला वही F बराबर में m इंटू ए। ठीक है, बल को आप लोग समझ लीजिए पाउंडल है, और द्रव्यमान को समझिए पाउंड। और त्वरण को समझिए फुट बटा सेकंड स्क्वायर। तीनों की वैल्यू एक एक मान लीजिए भाई, अभी तो 1 पाउंडल के बराबर वैल्यू मिलेगी। तो यदि किसी 1 पाउंड वाली वस्तु को 1 फुट बटा सेकंड स्क्वायर का त्वरण दिया जाए तो लगने वाला बल 1 पाउंडल होगा। तो परिभाषा ऐसे दी जाएगी रे। यदि किसी 1 पाउंड वाली वस्तु को 1 फुट बटा सेकंड स्क्वायर का त्वरण दिया जाए, का त्वरण दिया जाए तो लगने वाला बल क्या होगा? 1 पाउंडल होगा। एक, तो लगने वाला बल 1 पाउंडल होगा। ठीक है, तीनों की तीनों परिभाषाएं मैंने बोर्ड पर लिख दी। इसके बाद अपने न्यूमेरिकल वगैरह करें तो न्यूमेरिकल कर सकते हैं, या फिर
संवेग संरक्षण का नियम आता है। क्या आता है? संवेग संरक्षण का नियम। ध्यान से देखो, संवेग संरक्षण का नियम क्या है? संवेग संरक्षण का नियम संवेग संरक्षण का नियम जिस तरीके से ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है, आवेश संरक्षण का नियम होता है, उसी तरीके से संवेग संरक्षण का भी नियम होता है। क्रिया करने से पहले संवेग और क्रिया करने के बाद का संवेग संरक्षित रहता है। कोई भी आप लोग क्रिया करवा रहे हो, किसी भी निकाय के अंदर आप लोग क्रिया करवा रहे हो, बाहर से कुछ फोर्स वगैरह लगना नहीं चाहिए, बाह्य बल एब्सेंट होना चाहिए। तो संवेग संरक्षण का नियम क्या डिफाइन करेगा? अगर बाह्य बल अनुपस्थित है, मतलब एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, बाहर से कोई अप्लाई नहीं हो रहा फोर्स, उस कंडीशन में क्रिया से पहले का संवेग वैल्यू किसके बराबर होगी? क्रिया के बाद का संवेग। ये अपना नियम है संवेग संरक्षण का। क्रिया से पहले और क्रिया के बाद संवेग है वो क्या रहता है? कंजर्व रहता है, संरक्षित रहता है। लेकिन संवेग दो प्रकार के आएंगे, एक आएगा कोणीय संवेग आएगा और एक आएगा रेखीय संवेग। इस चैप्टर में हम पढ़ रहे ना, वो है रेखीय संवेग, और घूर्णन गति में पढ़ेंगे वहां पर होगा कोणीय संवेग। वैसे है ना, बल लग रहा है तो यहां पर संवेग को सीधा संवेग न बोल के मैं बोल सकता हूं रेखीय संवेग, लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग। छठे चैप्टर में कोणीय संवेग आएगा। इस चैप्टर के अंदर केवल और केवल लीनियर है, रेखीय संवेग है। तो रेखीय संवेग संरक्षण का नियम क्या है? बाह्य बल अगर अनुपस्थित है तो निकाय का क्रिया करने से पहले संवेग और क्रिया करने के बाद संवेग क्या रहेगा? संरक्षित रहेगा। निकाय का टोटल जो संवेग है संरक्षित रहेगा। इस बात को सिद्ध करके देखते हैं कि संरक्षित रहता है नहीं रहता। सबसे पहले ऐसे समझिए कि दो कणों की बात करो, दो कणों के लिए अलग करेंगे, तीन कणों के लिए अलग कर लेंगे, या तीन कणों के लिए न करें तो बहु कणों के लिए अलग कर लेंगे। सबसे पहले दो कणों के लिए रेख संवेग संरक्षण का नियम। और वैसे ना नॉर्मल अगर एक कण के लिए बात करें, केवल एक ही कण है,
एक कण है उसका बाह्य बल एब्सेंट होता है तो संवेग कैसे संरक्षित रहता है? देखो, मैंने बोला रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। और इसमें ये बताया कि एक्सटर्नल फोर्स 0 होना चाहिए, बाह्य बल 0 होना चाहिए। उस समय बोल रहे हैं संवेग संरक्षित रहता है। कैसे रहता है? प्रूफ करना पड़ेगा। बाह्य बल 0 है तब बोल रहे हैं कि संवेग संरक्षित रहेगा। कैसे भी सिद्ध करके देखते हैं। गति का सेकंड नियम जानते हैं। गति का सेकंड नियम क्या होता रे? F बराबर dp बाई F बराबर में dp बाई dt होता है। F की वैल्यू आप लोग 0 पुट करो, यहां पर 0 पुट करेंगे तो 0 बराबर dp बाई dt। ठीक है, आप लोग एक चीज देखिए, यहां पर लास्ट का उत्तर 0 मिल रहा है। किसी का तो ये अवकलन है। किसका अवकलन है रे? संवेग का अवकलन है। टाइम के सापेक्ष संवेग का अवकलन है और उत्तर 0 मिल रहा है। आप ये जानते हैं कि एक ऐसी भौतिक राशि, एक ऐसी क्वांटिटी, भौतिक राशि ना बोल के क्वांटिटी, जिसे बोलते हैं कांस्टेंट, और कांस्टेंट का अवकलन किया जाए तो कितना प्राप्त होता है? कांस्टेंट का जो अवकलन किया जाता है वो कितना प्राप्त होता है? वो 0 प्राप्त होता है। ये अवकलन के अंदर एक प्रकार का रूल है, कांस्टेंट का अवकलन 0। तो अरे भाई 0 रिजल्ट मिल रहा है मतलब संवेग क्या है? कांस्टेंट है, तभी तो 0 मिल रहा है। इसका मतलब कि P की जो वैल्यू है वो क्या है? कांस्टेंट है। P की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है। अब P अगर कांस्टेंट है तो P का मान m इंटू वी लिखा जा सकता है। वो भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। m को भाग में भी ले जा सकते हैं तो v का मान कांस्टेंट के नीचे m लग गया भाई, तो v व्युत्क्रमानुपाती m, v व्युत्क्रमानुपाती m मतलब उल्टा कनेक्शन है। v है वो उल्टा कनेक्शन में आएगा ये m के। अगर मैं एक कण की बात न करूं तो दो कण के लिए बात कर लूं या n कण के लिए बात कर लूं, द्विकणतंत्र में संवेग संरक्षण द्विकणतंत्र में संवेग संरक्षण मान लीजिए भाई दो कणों का तंत्र है, इस तरीके से डिफाइन कर लें।
ये मान लो कि निर्देश तंत्र है एक्स और वाई, एक्स एक्स और वाई एक्स। इसके अंदर दो कण बिठा रखे हैं, एक मान लो ये निकाय के अंदर पहला कण है, ये दूसरा कण है। इसका द्रव्यमान m1 है, इसका द्रव्यमान m2 है। ठीक है। अब m1 और m2 का संवेग है, मान लो पहले का संवेग p1 है, दूसरे का संवेग कितना है, p2 है। पहले का संवेग p1 है, दूसरे का संवेग p2 है। तो ये बोला जाता है कि अगर बाह्य बल अनुपस्थित है, एफ एक्सटर्नल अनुपस्थित है, तो P1 प्लस में P2 का मान भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। P1 प्लस में P2 का मान क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कैसे भाई, गति का सेकंड नियम, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एफ एक्सटर्नल क्या वैल्यू होती है, dp बाई dt। dp वेक्टर लगाओ, वेक्टर लगा दो, संवेग सदिश राशि है, और न लगाओ तो परिमाण के रूप में डिफाइन करो, तो परिमाण के रूप में डिफाइन कर लो। वेक्टर लगाओ, दोनों साइडों में लगाना पड़ेगा, बल भी सदिश राशि है। एफ एक्सटर्नल का मान तो 0 है भाई, और P का मान टोटल संवेग P1 प्लस में P2, टोटल संवेग पहले का कण का P1, दूसरे कण का P2। अरे भाई अवकलन तो कांस्टेंट का तो हमेशा 0 ही होता है, मतलब ये दोनों बंदे कांस्टेंट है तभी तो अवकलन 0 आ रहा है। इसका मतलब P1 प्लस में P2 क्या चीज है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का अवकलन ही 0 होता है, ये बेस में बिठा लेना। यहां पर P1 प्लस P2 बराबर कांस्टेंट होगा। न्यूमेरिकल टाइप से बात करता हूं मैं, आपके पास में बंदूक वाला एग्जांपल आएगा, या फिर कोई बम है आपके पास में और वो आपने फेंक दिया और विस्फोट हो गया, इस तरीके के सवाल बनेंगे। सवाल का ना सिस्टम अपने को मालूम होना चाहिए। बंदूक से गोली को दागना, बंदूक से गोली को दागना, बंदूक से गोली को दागना, मान लीजिए कट्टा है, देसी कट्टा, और यहां पर अपने पास में गोली है। सबसे पहले ध्यान से देखो, एक तो गोली का मास भी है और एक बंदूक का मास भी है, ध्यान से सुनना। गोली का जो मास है एम गोली, ये mgf बराबर mg वो वाला नहीं है, मैं नाम ही दे दूं कोई, गोली को क्या नाम दूं, जी फॉर गोली, कैपिटल दे दिया। ग्रेविटी वाला गुरुत्व सार्वत्रिक नियतांक नहीं है, अलग ही है, ठीक है। अच्छा बंदूक है,
इसका द्रव्यमान है एम बंदूक, बी लिख दो, या फिर एम पी लिख दो, पी फॉर पिस्टल, पिस्टल का। ये द्रव्यमान है गोली का, ये द्रव्यमान है पिस्टल का। फिलहाल दोनों के दोनों रेस्ट पर है, फिलहाल दोनों के दोनों रेस्ट पे है। मतलब गोली का वेग भी, गोली का प्रारंभिक वेग 0 है और गोली का इनिशियल वेग भी क्या है, सॉरी, बंदूक का या पिस्टल का प्रारंभिक वेग कितना है, वी पिस्टल या यू पिस्टल बोल दो। प्रारंभिक वेग को किससे लिखते हैं, यू पिस्टल बराबर 0। जैसे ही ट्रिगर दबाया, दबाते ही गोली आ गई, गतिमान हो गई, गोली को गतिमान कर दिया है। यहां पर गोली आ गई, जा रही आगे। गजब की बात यह है कि गोली आगे जाएगी ना, पिस्टन किधर जाएगा। है नहीं, फिल्म हम देखे करो बेबिया टाइप गोली चला दी, यहाँ गोली कौन सा है, यहाँ अगर चला होगा तो माथ आगे लगे वो पिस्टल है, या तो थोड़ा नीचे उड़ोसी है, या फिर वह की लंबी बंदूक सी हो है वह अठ लगानी पड़ेगी, छाती के नहीं लगाऊंगा काम तमाम हो जाओ। बंदूक गोली तो केवरो आगे लगे ना लगे, पहला बंदूक लाग गए मर जाओ, आड़ा छाती के लगाओगा फिर पिस्टन करा, देखियो पीछे धमको सो गए एक टाइप। अगर मान लो कि गोली आगे जा रही है, बंदूक पीछे की ओर थोड़ी सी जाएगी, गोली चलने की बात कर रहा हूं। मान लो कि गोली चलने के बाद बंदूक इधर जा रही है, पिस्टल बैक साइड में जा रहा है, कितने वेग से जा रहा है, वी पिस्टल इधर, ये किधर जा रहा है, गोली इधर जा रही है, वी गोली। द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बैक गई तो पिस्टन का द्रव्यमान उतना ही रहा, गोली आगे गई गोली का द्रव्यमान भी उतना ही रहा, है ना। तो क्रिया करने से पहले का संवेग, मतलब गोली चलने से पहले का संवेग बराबर होगा क्रिया करने के बाद का संवेग, मतलब गोली चलने के बाद का संवेग। मैं अगर यहां पर लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं, गोली चलने से पहले का संवेग बराबर गोली चलने के बाद का संवेग, गोली चलने के बाद का, गोली चलने के बाद का संवेग। ठीक है, गोली चलने से पहले संवेग कितना होगा, अरे भाई संवेग है ना, संवेग द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है, द्रव्यमान और गुणनफल का वेग होता है, यानी कि मैं ऐसे कह सकता हूं ये P प्रारंभिक, जो शुरुआत में गोली चलने से पहले, और ये क्या लिख दूं, P फाइनल गोली चलने के बाद। अरे संवेग का फॉर्मूला होता है, कितने बंदे, 2 बंदे, एक पिस्टल है और एक गोली है, तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि P फॉर संवेग, इनिशियल किसका संवेग भाई, गोली का संवेग, प्लस में P इनिशियल किसका संवेग भाई, पिस्टल का संवेग,
पी फाइनल किसका संवेग, गोली का संवेग, प्लस में पी फाइनल किसका संवेग, पिस्टल का संवेग। मतलब क्रिया करने से पहले दोनों बंदों का संवेग, गोली और पिस्टल, बंदूक और गोली का, और गोली चलने के बाद गोली का और पिस्टल दोनों का संवेग है। कोई किधर जाए अपने को मतलब नहीं है, ये कहानी करनी पड़ेगी। संवेग का सूत्र होता है द्रव्यमान इंटू वेग, द्रव्यमान गोली का द्रव्यमान और वेग किसका, गोली का प्रारंभिक वेग यूजी प्लस में मास ऑफ पिस्टल इंटू में वेग यूपी। ऐसा ही का काम करेंगे। ये जो अपने पास में पी लगाया, यू यहां पर यू लगाए, यहां पर यू लगाए, वहां पर क्या हो जाएगा, मान लीजिए यहां पर गोली का वेग वीजी है, यहां पर वेग कितना है, वीपी है। गोली के लिए द्रव्यमान, गोली का द्रव्यमान, वेग गोली का वेग प्लस में, अब गजब की बात यह है कि वेग एक सदिश राशि है। मैं एक बार प्लस का निशान यूज कर रहा हूं, पिस्टल का द्रव्यमान गुणा में पिस्टल का वेग। अब एक चीज देखो, एक गोली इधर जा रही है लेकिन बंदूक बैक साइड में जा रही है, या तो यहीं पर माइनस का निशान लगा लो तो वैल्यू प्लस की आ जाएगी। अगर आप लोग यहां पर माइनस नहीं लगाते हो तो लास्ट का उत्तर माइनस में आएगा, उत्तर माइनस में आएगा। और वहां पर यह लिख देना नेगेटिव साइन विपरीत दिशा को व्यक्त करता है। अगर यहां पर प्लस का निशान लगाओगे तो आंसर नेगेटिव मिलेगा, यहां पर नेगेटिव निशान लगाओगे तो आंसर क्या मिलेगा, पॉजिटिव। दोनों में से बात एक ही है। तो यहां पर आपको मालूम है इसका मान कितना भाई, 0। यहां पर इसका मान क्या है, 0। ये 0 प्लस में ये भी 0, बचा ये सिस्टम। क्या सिस्टम बचा भाई, एम जी वी जी, प्लस लगाओ प्लस लगा दो, माइनस लगाओ माइनस, क्योंकि वेग एक सदिश है। तो ये वाली अगर इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, इसको प्लस दिशा माने तो इसको कौन सी दिशा माननी पड़ेगी, माइनस। और यहां पर नहीं लिखो तो लास्ट में आंसर के अंदर माइनस आ जाएगा। प्लस एम पिस्टल वी पिस्टल बराबर 0, इधर ले जाओ, एम जी वी जी बराबर माइनस एम पी वीपी। अगर पिस्टल का वेग निकालना है, मान लो गोली का वेग आपने को मालूम है, पिस्टल का वेग निकालना है, तो पिस्टल का वेग कितना आएगा, पिस्टल का वेग आएगा एम जी बी जी बटा में एम पी। निशान किसका आएगा, माइनस। माइनस साइन यही रिप्रेजेंट करेगा कि गोली जिस दिशा में जा रही है उसके बैक साइड में कौन जाएगी, कौन जाएगा, बंदूक या पिस्टल जाएगा। कहने का मतलब यही है कि क्रिया से पहले संवेग निकालो और क्रिया के बाद संवेग निकालो। अगर मैं बात करूं बॉम्ब की, कि मेरे पास में बॉम्ब है और मैंने उसको फेंक दिया और फट गया, 2 टुकड़ों में टूट गया, वो ज्यादा टुकड़ों में मत तोड़ो, 2 में तोड़ दो। ये मेरे पास में बॉम्ब है, ठीक है, और ये रेस्ट पे फिलहाल, फेंकू तो का भाई, फेंकूंगा, फेंकूंगा तो इसका कोई ना कोई तो वेग होगा, द्रव्यमान है ना कुछ, द्रव्यमान कितना है,
एम, मतलब फटने से पहले संवेग कितना होगा? फटने से पहले संवेग कितना होगा रे? पी इनिशियल बराबर द्रव्यमान इंटू वेग, और फटने के बाद मैंने फेंका है रे। कई बार क्या है कि बम पड़ा ही फट जाता है, वो तो पर्सन के हिसाब से। अगर ये बम मैंने फेंका नहीं, छोड़ रखा है और पड़ा ही फट गया, तो यहां पर वेग का मान कितना कर देना? 0 कर देना। और फेंक दिया, वेग आ गया उसके पास में, तो इस वेग का मान 0 मत करना, वो सवाल के ऊपर डिपेंड करेगा। और मान लो मैंने इधर फेंका और फेंकते चितड़े 2 हो गए इसके, एक चितड़ा इधर गया, दूसरा इधर। मान लो इस चितड़े का द्रव्यमान, इस टुकड़े का द्रव्यमान m1 है, इस टुकड़े का द्रव्यमान क्या है? m2 है। इसका वेग v1 है, इसका वेग क्या है? v2। तो पहले टुकड़े का संवेग m1 v1 आएगा, दूसरे टुकड़े का संवेग क्या आएगा? m2 v2 आएगा। गजब की बात यह है कि संवेग एक सदिश भौतिक राशि होती है, तो यहां पर दिशा का महत्व होगा, यानी कि इसकी दिशा भी लेनी पड़ेगी, इसकी दिशा भी लेनी पड़ेगी। तो इसका संवेग में P1 वेक्टर मानू, इसका मानू मैं P2 वेक्टर, और इसका P इनिशियल वेक्टर मानू, तो मैं ये कह सकता हूं कि P इनिशियल की जो वैल्यू है वो P1 और P2 दोनों के जोड़ के बराबर होगी। P इनिशियल की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी? P1 वेक्टर प्लस में P2 वेक्टर। दो वेक्टरों के बीच में अगर तेरे को कोण दे रखा है, तो दो वेक्टरों का जोड़ करने का सबको तरीका मालूम है। P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस में 2P1 P2 cos थीटा का अंडरूट, वो समांतर चतुर्भुज वाला नियम किया ना। अगर इसका परिमाण निकालना पड़ेगा तो क्या आएगा? परिमाण आएगा P इनिशियल का परिमाण बराबर में आएगा अंडर रूट ऑफ P1 स्क्वायर प्लस में P2 स्क्वायर प्लस में 2P1 P2 cos थीटा। बोल दे कि फटने के बाद 30 डिग्री पर जाते हैं, फटने के बाद 90 डिग्री पर जाते हैं। आपके सवाल 90 डिग्री का है, तो cos थीटा का मान कितना लिख देंगे? 90 लिख देंगे, यानी कि ये वाला काम आएगा रे। तो इस तरीके से यहां पर रूल यही रहेगा कि क्रिया से पहले यानी फटने से पहले, और ये कहानी है किसकी? फटने के बाद। और ये पूरी की पूरी स्टोरी किसकी है? एग्जाम्पल है किसका? संवेग संरक्षण का, और जब बॉम्ब को फेंका जाता है तब की कहानी है।